बच्चों, आज हम लोग मेधा का जो 16वां पाठ है अजंता, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय, इस पाठ को आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवती शरण उपाध्याय के विषय में थोड़ा सा जानें। डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी का जन्म 1910 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपाध्याय जी ने हिंदी और अंग्रेजी में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। यानी इन्होंने खाली हिंदी नहीं, अंग्रेजी में भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य और कला, विश्व साहित्य की रूपरेखा, बुर्जियों के पीछे, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कालिदास और उनका युग इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन्होंने कालिदास पर जितने विस्तार से लिखा है उतने विस्तार से और किसी ने नहीं लिखा। कालिदास इनके अत्यंत प्रिय रचनाकार थे। भावुकतापूर्ण और अलंकृत शैली इनकी रचनाओं की विशेषता है। इन्होंने 3 खंडों में भारतीय व्यक्तिकोश तैयार करने के अलावा नागरी प्रचारणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का भी संपादन किया। यानी इन्होंने हिंदी की डिक्शनरी का भी संपादन किया है, एडिटिंग किया है। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में से भारत के राजदूत थे। इनका निधन 1982 में हुआ था। तो अब हम पाठ शुरू करेंगे अजंता। अजंता जो है वो अजंता की गुफाओं के बारे में यहाँ पर कहा गया है। डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय ने अपनी इस रचना के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं का इतना सजीव चित्रण किया है कि वह चलचित्र की भांति हमारे सामने चलायमान हो उठती है। चलचित्र के बाद की भांति, यानी जैसे लगता है कि कोई मूवी या कोई फिल्म हमारे सामने चल रही है। और इतनी अच्छी तरह से अजंता के गुफाओं का यहाँ पर वर्णन किया है कि ऐसे लगता है जैसे काल्पनिक रूप से वो हमारे सामने अंकित हो गई है और हम पढ़ते पढ़ते ही उन सारे दृश्यों को देख पा रहे हैं। इतनी सुंदरता से उन्होंने यहाँ पर अजंता की गुफाओं का वर्णन किया है। तो पाठ हम शुरू करते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। यानी आदमी को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है और उस रास्ते के लिए उसे पहाड़ों को काटकर एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। जिस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। यानी हम लोगों के जीवन में अभी जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हम एक से एक उपाय करते हैं। तो सबसे पहले जो उपाय था वो प्राचीन काल में वो गुफाओं में चित्र अंकित किया जाता था। चित्रों के द्वारा हम अपने समय में चलने वाली घटनाओं को अंकित करके रखते थे और उसके बाद की पीढ़ियां उन्हें उन चित्रों के द्वारा उन्हें देखती थी और समझने की कोशिश करती थी कि उस समय के लोग कैसे होते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह का जीवन यापन करते थे, कैसे रहते थे, कैसे मकानों में रहते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद ताम्र पत्रों में लिखा जाता था, पत्तों में लिखा जाता था, पेड़ की खालों में लिखा जाता था, ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें और समझ सकें। तो जो आने वाली पीढ़ी है उनको समझाने के लिए हम एक से एक चीज़ें बनाते हैं। अभी के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को हमारे समय के बारे में बताने के लिए एक से एक चीज़ों को हम संरक्षित कर रहे हैं। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। उसने क्या क्या किया? मनुष्यों ने चट्टानों पर, बड़े बड़े पत्थर के चट्टानों पर अपने संदेशों को खोद कर रखा। तांबे और पीतल के पत्तों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। यानी तांबे और पीतल के पत्तों के ऊपर उन्होंने लिखा, अक्षरों की मोती बिखेरी, मतलब उन पर लिख कर रखा। और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार चढ़ाव सरकती चली गई। यानी इस तरह से हम एक प्राचीन काल से इस आधुनिक काल में आकर पहुंच गए। चली आ रही है जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। यानी वो जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संदेश छोड़ा है, वो आज हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर बन गई है, बहुत बड़ी अमानत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। यानी यही उपाय जहाँ पर हमारे लिए छोड़े गए
संदेश हैं उनमें से एक है पहाड़ काटना। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए, यानी जितने भी सभ्य देश हैं, प्राचीन देश हैं, उन लोगों ने पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाया। उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र बनाए, यानी एक से एक वहाँ पर ऐसे चित्र बनाए जिनके बारे में हम जिनको देखकर हम सोचते हैं कि वो हमारी धरोहर है, हमारी अमानत है। आज से लगभग 2,2500 वर्ष पहले ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी, यानी इतने समय 2,2500 साल पहले से ही मंदिर जो है वो भारत में बनने लगे थे पहाड़ों को काटकर। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है, यानी अजंता की जो गुफाएं हैं वो पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं और हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से प्राचीन गुफाओं में से एक गुफा है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की दीवारें और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं, यानी अजंता की दीवारों पर, अजंता की गुफाओं के अंदर जो दीवारें हैं और उनकी छतें हैं उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा है जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ से हम अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहाँ थिरक उठती है, यानी अजंता जो है ऐसी जगह पर बना है जैसे प्रकृति ने वहाँ पर अपनी सारी नेमतें उतार दी हैं। प्रकृति जो है वहाँ पर आकर जैसे हमें गिफ्ट देने के लिए, हमें भेंट देने के लिए, हमें उपहार देने के लिए खड़ी है। मुंबई के सूबे में, मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम में दौड़ती पर्वतमालाओं से नीचे पहाड़ियों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ चला जाता है, यानी जब अगर मुंबई से हैदराबाद की तरफ जाओ तो वहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत है उन पर्वतमालाओं के बीच में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली जो पर्वतमालाएं हैं जिसे सहयाद्री कहते हैं, अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं, यानी उसी जगह पर ये अजंता की गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पर हमें इतनी सारे सभ्यता के इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमें वहाँ पर मिलती हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ों के पैरों में सांप से लिपटी बाधू नदी कमान सी मुड़ी हुई है, यानी ये जो बाधू नदी है ये कमान की तरह, यानी एक धनुष की तरह मुड़ी हुई है और वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। अर्धचंद्राकार यानी चांद का आधा भाग, यानी हाफ सर्कल की तरह हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया, यानी वो जो जगह थी वो इतनी सुंदर थी, उसे देखकर लगता था कि पहाड़ एक के ऊपर एक पहाड़ चढ़े हुए हैं और ये जो सुंदर जगह थी ये शायद हमारे पूर्वजों को बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया, यानी वो जगह उन्हें इतनी पसंद आ गई कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इन जगहों को खोदा और खोदकर बड़े बड़े मंदिर और भवन यहाँ पर उन्होंने बनाए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया, यानी पहले पहाड़ को अंदर से काटकर उसे खोखला कर दिया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए और उसके अंदर फिर सुंदर सुंदर भवनों का या बड़े बड़े घरों का निर्माण किया। जहाँ खंभों पर उभरी गई मूर्ति बिहस उठी, यानी वहाँ पर वो जो मूर्ति थी वो खंभे बनाए गए और उसके ऊपर मूर्तियों को उकेरा गया, ऐसे लगता था जैसे वो मूर्तियाँ अभी बोल पड़ेंगी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर दी गई, क्योंकि वो पत्थर की पहाड़ी थी और पत्थर की पहाड़ियों को ऐसे रगड़ा गया जैसे लग रहा था कि वो चिकनी है, यानी बहुत ही मुलायम और बहुत ही सुंदर है। तब उसकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई और उसके बाद उन दीवारों पर जो चिकनी दीवारें हैं उनके ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे चित्र बनाकर, जैसे लग रहा था कि सारी कहानी हमें वो चित्र बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो उनका जीवन कैसा था।
पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरजी, फिर उसके चेले कंताओं ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। यानी पहले जो आचार्य थे यानी अध्यापकों ने पहले लाइन खींचकर कुछ ड्राइंग बनाए और उनके जो चेले थे यानी उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने ऐसे लग रहा था कि रंग भर दिए। और फिर तो दीवारें उमंगित हो उठी, यानी ऐसे लग रहा था जैसे दीवारें बोल रही हैं, पहाड़ पुलकित हो रही है और ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ खुश हो गए हैं और बोल रहे हैं, अपनी कहानी चिल्ला चिल्ला कर हमें सुना रहे हैं। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।